हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित मेरे हल्के के दो ब्लॉक हैं, पीपली और बबैन, जिसमें सरकार के बयान लगाने से 3000 एकड़ पंचायत की जमीन खाली पड़ी हुई है। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि आपने जो एक बोरवेल की स्कीम शुरू करी है, उसकी बोर की गहराई आपने 150 से 160 फुट तक है। इसकी गहराई को 300 से 350 फुट किया जाए ताकि ये कामयाब हो सके। मेरा यह अनुरोध है। इसकी कम गहराई होने के कारण ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इसकी गहराई 300 से 350 फुट करी जाए। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सारे बोरवेल बनवाए ताकि वाटर चार्जिंग हो, जमीन में जो दोहन होता है उसकी भरपाई हो। और बोरवेल जो बनाते हैं तो वाटर लेवल देखा जाता है, किसी क्षेत्र में 50 फुट पे पानी है, किसी में 300-400 फुट पे पानी है। हमारा कोशिश ये रहती है कि नीचे का जो पानी है उसमें रिचार्जिंग में मिल जाए। फिर भी MLA साहब के सुझाव पे हम विचार करेंगे। श्री मामन खान जी। 762। अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर है हाँ श्रीमान जी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में सेक्टर विकसित किए गए हैं। इनकी कॉपी अटैच है। ख में है नहीं श्रीमान जी, ऐसी कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में 22 जिले हैं, 21 जिलों में सेक्टर्स पब्लिक के काटे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नहू जिले को कब कंट्रोल एरिया घोषित किया गया था, कब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और क्यों यहां उसके बाद अधिसूचना जारी होने के बाद क्यों यहां सेक्टर नहीं काटे गए, इसका मुझे जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, हर जिले में हमारे ये HSVP के सेक्टर्स हैं और जो सदस्य महोदय ने सवाल अलग से किया है, सूचना कब जारी हुई है, इसका उत्तर मैं लिखित में दे दूंगा। लेकिन इनके जिले के अंदर भी एक सेक्टर तावड़ू के अंदर बन रहा है जो हुडा के HSVP के द्वारा बनाया जा रहा है। मेरा पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा, सॉरी। मैं अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी को बताना चाहूं, मंत्री जी ने कुछ तावड़ू के बारे में जिक्र किया। मैं इनको बताना चाहता हूं हाउस को कि नहू जिला में जो नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहू शहर के इर्द गिर्द के गांव मिलाकर कंट्रोल एरिया पंजाब अनुसूचित सड़क तथा क्षेत्र अनियमित विकास निवर्धन अधिनियम 1963 एक्ट 41 धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 2/9/2081 को 1981 तथा अतिरिक्त कंट्रोल एरिया दिनांक 28/3/2019 को घोषित किया गया था नहू को। उसके पश्चात जो इसका नहू का दोबारा प्रारूप विकास प्लान 2021 AD दिनांक 18/9/2006 को प्रकाशित किया गया। लगभग इसमें 13 सेक्टर विकसित करने थे जिनका प्रावधान था। रिवाइज जो प्रारूप विकास प्लान नहू 2021 AD 11/1/2019 को प्रकाशित किया गया था, जिसका अंतिम प्लान दिनांक 2/7/2019 को पब्लिक हुआ था। परंतु 40 साल बाद भी जब ये कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया गया था, यहां सेक्टरों के लिए कोई इन्होंने योजना नहीं बनाई। इसी तरह फिरोजपुर झिरका में जो 41 धारा 4 तहत अधिसूचना दिनांक 19/1/1982 को घोषित किया गया था। 40 साल बाद भी फिरोजपुर झिरका का प्रारूप विकास प्लान 2021 AD दिनांक 24/3/2009 को प्रकाशित हुआ, जिसमें 8 सेक्टरों का विकसित करने का प्रावधान था। रिवाइज जो हुआ विकास प्लान 2021 AD 28/3/2018 को हुआ और जिसका अंतिम प्लान 11/1/2019 को हुआ। और तावड़ू का जिक्र किया मंत्री जी ने। क्वेश्चन पूछो। ये तो नहीं, मैं बताना चाहूंगा। तावड़ू में कहा कि सेक्टर काटे हुए, उसका जवाब दे दो सर एक बार। नहीं, सेक्टर इसने तावड़ू की बात की। तावड़ू में आपने प्रश्न पूछना, जवाब उन्होंने देना है। जवाब तो नहीं दे पाते, नहीं ये जवाब ही दे पाते तो बात ही क्या थी सर। हाँ, जवाब भी हमने देना पड़ता, क्वेश्चन भी हमने पूछना पड़ता है यहाँ। हाँ, जवाब ही नहीं है ना यहाँ तो सर। जवाब होता तो बात ही क्या था। आप प्रश्न पूछे, चलो मैं ये कहता हूँ, आपने कहा सेक्टर तावड़ू में हमने सेक्टर काटे हुए हैं। मैं बताता हूँ
सेक्टर में तावड़ू में आपने 7, 8 और 11 विकसित करने के लिए जमीन 2013 में 12-13 में अग्रित की थी। आज तक इन सेक्टरों को विकसित नहीं किया गया, क्यों? अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल पूछने के बजाय जवाब भी विधायक जी खुद ही दे रहे हैं। ये सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नूह की आबादी 25,000 व्यक्ति थी और इसमें कुछ सेक्टर काटने का प्रावधान था। हमने जमीन भी अधिग्रहण की थी, लेकिन सेक्टर वही वायबल होते हैं जहां ग्राहक हो। जिस जमीन से अधिग्रहण किया गया उससे जो वायबिलिटी निकली बेचने की, उसमें हमारे सर्वे में वायबल नहीं निकला। उस रेट पे प्लॉट लेने के लोग इच्छुक नहीं थे, इसलिए नूह में अभी तक मामला पेंडिंग है। एक मिनट सर, एक इसी तरह पुनाहाना में 27/7/2000 को घोषित किया था। पुनाहाना का भी मास्टर प्लान आज तक तय नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवात जिले में ही नहीं है कि खरीदार और पूरे हरियाणा में है। आप काट के तो देखिए, आप लेके तो आइए प्लान, कुछ तो कीजिए। इस 74 साल में आज हम सेक्टर्स मांग रहे हैं इस हाउस में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सामने बैठे हैं। मेरी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से जी, कि मेवात को भी आप बराबर लेके चलिए। हम भी आपका हिस्सा हैं हरियाणा का। हमें इतना मत पिछाड़िए, विकास नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मोहम्मद खान जी ने कहा, आफ्ताब जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के उन जो भी विधानसभाएं तीनों हमारी हैं, आदि विधानसभा तावड़ू भी, सोना भी उसमें आती है उस जिले में, तो वहाँ जमीनें एक्वायर हुई हैं। लेकिन जैसा मंत्री जी ने बताया कि वहाँ वायबिलिटी का विषय है। हम एक काम कर सकते हैं कि वहाँ की वायबिलिटी के रेट निकाल करके फ्लोट यानी सेक्टर के बनाए बिना उसको हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग लेते हैं हर एक का कि ये रेट होगा, कौन कौन प्लॉट लेने के इच्छुक हैं। यदि 50% लोग भी उसमें जितने प्लॉट बनेंगे उसमें आते हैं, इच्छुक हैं लेने के लिए, तो हम उसको तुरंत उन सेक्टर्स को काट देंगे। इससे सहमत है जी आप? धन्यवाद। श्री सुधीर सिंगला जी। हो गया 3 नहीं हो गया ये एक क्वेश्चन 1071 3 सप्लीमेंट्री तो आपने पूछ लिए ना। 3 सप्लीमेंट्री तो उन्होंने पूछ। हाँ अध्यक्ष जी, नहीं वो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 3 सप्लीमेंट्री बोल चुके हो आप, अलग से क्वेश्चन डाल दीजिए। मिनिस्टर भी हैं, तो यदि इसे गति मिलती है तो इस यूनिवर्सिटी का गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल बहुत सारे बड़े एरिया को लाभ होने वाला है। जितनी जल्दी शुरू करवाई जाएगा उतना बेहतरी है। धन्यवाद। मंत्री जी ने वैसे आश्वासन दे दिया है कि जल्दी दे देंगे। ये यूनिवर्सिटी वैसे सर चल रही है ऑलरेडी। ये हम इसका नया कैंपस बनाने जा रहे हैं। ये 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें 36 प्रोग्राम चलते हैं। इसमें 1821 बच्चों की एनुअल इनटेक है और इस वक्त जो एडमिटेड स्टूडेंट हैं 1952 हैं। टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी 5143 हैं। नंबर ऑफ टीचर्स 183 हैं। एग्जिस्टिंग लैंड जो है वो 20 एकड़ की है हमारे पास, उसमें चल रही है। अब ये एडिशनल कैंपस बनाने की बात बहन जी कर रही है। यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है। बिल्ट अप एरिया 57,000 एकड़ है। बजट इसका है 40 करोड़ का है और जो एस्टिमेटेड है 42 करोड़ का है। सर सारी तैयारी कर रखी है। धन्यवाद। श्री आफ्ताब अहमद जी। सेवन 5-8 सर। हाँ श्रीमान जी, राज्य सरकार ने राजकीय महिला महाविद्यालय सालरी के नाम को बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय सालरी नूह कर दिया है। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा, सालेहेड़ी का कॉलेज पहले ही महिला कॉलेज बन चुका था। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा हमारी बेटी किरण शेखावत कुर्थला की थी और वहीं के लिए घोषणा की गई थी। उसी गांव में जाके माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी और इसे घोषणा हुई भी आज से तकरीबन
6 साल के करीब हो गए हैं। तो वो एग्जिस्टिंग कॉलेज का नाम बदलने की नहीं थी, ये था कि एक नया कॉलेज उनकी याद में बनाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा, पहले भी हमारे साथी सोहना के विधायक की महिला कॉलेज की वो भी आपने जो है नामंजूर कर दी। तो इसलिए कॉलेजों की जरूरत है। हाँ, वो अलग बात है, उसमें स्टाफ आज के दिन नहीं मुहैया कर, लेकिन कॉलेजों की, महिला कॉलेजों की जरूरत है। और उस जो घोषणा करी गई थी उसी के अनुरूप जो है उसकी डिमांड को जो है आपने की हुई घोषणा है और शहीद की घोषणा है। तो इसलिए उसकी शहादत को हम जब भी पूरा मान सकेंगे जब उस गांव के लिए जो कही गई थी, स्पेसिफिक कही गई थी, सालेहेड़ी कॉलेज पहले से ही बना हुआ, उसके नाम के लिए नहीं थी, उसकी याद में वहां एक कॉलेज बनाने की बात थी, जो ये घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे और उन्होंने घोषणा करी थी इस बात। अध्यक्ष महोदय, राजकीय महिला महाविद्यालय सालरेरी नू मेवात गांव कुर्थला से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यासीन म्योर नू में चल रहा है, जिसकी दूरी कुर्थला से 15 किलोमीटर है। और ये जो राजकीय महिला विद्यालय सालरेरी नू में जो चल रहा है, इसमें भी जो अभी स्टूडेंट की संख्या है लड़कियों की, वो 467 है, केवल 467। ऐसे में दूसरा कॉलेज मैंने समझता कि फिजिबल है। और दूसरा जो यासीन मेयो डिग्री महाविद्यालय नू है, ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है, इसकी संख्या भी अभी तक को है ये, लेकिन इसकी भी संख्या जो है वो 1108 है केवल। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा, आज भी सालेहेड़ी में अगर ये आज भी चेक करा लें, जो लेक्चरर्स की पोस्ट हैं वो खाली हैं। नगीना में लेक्चरर्स की कॉलेज में पोस्ट खाली हैं। जब सरकार कॉलेज में लेक्चरर ही नहीं होंगे तो उसमें बच्चियां कहाँ आएंगे? उनके तो वो मजबूरी है कि वो किसी चीज के लिए करती है। तो उसके लिए सुनिश्चित किया जाए, जहां मतलब कम से कम कॉलेज खोल रखे हैं वहां लेक्चरर तो ये किसी का गेस्ट फैकल्टी भी नहीं, वहां मतलब मुश्किल से इनको कर रही है, पूरे कोर्सेज चलाए जाएं। और ये मंत्री जी इस बात के लिए कॉलेज आपने वही नुह में वहां है, उसको 9 किलोमीटर बता दिया, और वही नुह में दूसरा उसको 15 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का तो मेरा शहर भी नहीं है। इसलिए आप जो है इन अफसरों को थोड़ा करोगे, जवाब जो है वो आपके पटल पे आपके माध्यम से बिल्कुल ठीक है। एक शहर 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का तो हमारा शहर मतलब शहर भी नहीं है अभी किसी चीज के। चलिए, मैं समझता हूं कि जो आपने ये दूसरी मांग की है कि वहां लेक्चरर होने चाहिए, हाँ, इसका पहले ही लेक्चरर नहीं है तो दूसरे कॉलेज के लिए इस पे हम गौर करेंगे, लेकिन संख्या भी बहुत कम है, बहुत कम संख्या है, फिजिबल नहीं है कॉलेज खोलना पैरामीटर्स के मुताबिक ही। श्री दीपक मंगला जी। माननीय अध्यक्ष जी, पहले का हाँ श्रीमान जी, दूसरे में एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई थी और तीसरा भी कोई कंसिडरेशन में नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने ये तो माना है कि बहुत घनी आबादी वाला एरिया है और 66 केवी हाई टेंशन की तार वहां से जा रही है और वहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बरसात के दिनों में इन एक्सीडेंट की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और अभी कोरोना काल में वहां पर कम से कम 8 से 10 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें तीनों को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, इसी तरह की एक और हाई टेंशन तार पलवल में जो धर्म कॉलोनी, तुईराम कॉलोनी के एरिया से जाती थी, उस लाइन को हमने अंडरग्राउंड करा करके वहां पर वो बहुत सहूलत दी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वहां भी सर्वे करा करके, ये तो मैं मानता हूं कि ऊपर से वो हाई टेंशन तार नहीं बदली जा सकती, क्योंकि कम से कम सैकड़ों की संख्या में वहां मकान है और हजारों की संख्या में 18 से 20 हजार घनी आबादी वाला वो एरिया है। अगर वहां भी दोबारा सर्वे करा करके और वो लाइन अंडरग्राउंड जाए तो लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी और एक्सीडेंट से, बहुत बड़ी जो भारी संख्या में एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, उससे छुटकारा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये लाइन बहुत पुरानी है। 1992 में ये लाइन बनाई गई थी
तब राइट ऑफ वे में कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता था, और आदर्श कॉलोनी बाद की बनी है। जो अनऑथराइज कॉलोनी है, पहले कोई वहाँ आबादी नहीं थी, वो बाद में बनी है। और जो आप कह रहे हैं कोरोना का, मैं नहीं कह सकता, कोरोना में तो बहुत दुर्घटनाएं हुई है, पर जो केवल पावर के वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक महावीर सिंह की दुर्घटना हुई थी, वो हाई कोर्ट से मुआवजा मिला था, उसे 3 लाख रुपए का, ये 24/4/2015 का है, उसे मुआवजा दे दिया गया था। इसके बाद जो आप ये बता रहे हैं कि क्योंकि एक चांदहट गांव वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, उसको भी एक्सपोर्टिंग हमें देनी पड़ती है, एक लाइन इसी से ही जा रही है। ये बड़ा पावर हाउस है। अगर आपका कोई ऐसा है प्रपोजल, तो मैं मेरे ऑफिसर से कहूँगा कि वो 1.25 किलोमीटर का छोटा टुकड़ा अगर अंडरलाइन कोई हुआ तो उसे जरूर कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, अगर दोबारा सर्वे होकर के वो नीचे अंडरग्राउंड जा करके तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इंदुराज नरवाल जी। 1018 सर। हाँ श्रीमान जी, ये विषय विचाराधीन है। माननीय स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी उपचुनाव हुआ और वहां कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन वहां से बीजेपी का कोई मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री जी, चाहे उप मुख्यमंत्री जी, बड़ौदा हल्का के अंदर गए और उन्होंने इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही, घोषणा की, और अगर सरकार इसको बनाएगी तो मेरा बड़ौदा हल्के के बच्चों को पढ़ने का, शिक्षा लेने की, शिक्षा लेंगे और वह आगे बढ़ेंगे, और एक जनता में भी मैसेज आएगा कि सरकार जो कहती है वो करती है। ऐसा मैं मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम करें। और अध्यक्ष महोदय, एक मैनेजमेंट सीएम साहब ने जब अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने मैनेजमेंट से प्रस्ताव किया था कि वो आके संपर्क करें, तो उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी तक हमारे पास आया नहीं। एक दूसरा, वर्तमान में सोनीपत में काफी यूनिवर्सिटियां हैं, 3 तो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं और 5 जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, तो काफी बड़ी संख्या यहाँ पे पहले ही चल रही है। और दूसरा, हमें इसकी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कितना जरूरी है, अगर यहां यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है नहीं, और या फिर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया जा सकता है, तो हम इस पे विचार कर रहे हैं। जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार से निर्णय ले लिया जाएगा। माननीय स्पीकर सर, देखिए चुनाव के टाइम में घोषणा भी हुई और सारे काम हुए। देख लो जी, ये फोटो भी लग रहा है जनता बुटाना का, जनता बुटाना का फोटो तक लग रहा है जी अखबार में। और नहीं, जब यूनिवर्सिटी कोई कम नहीं थी, और इलेक्शन में तो बहुत बड़े बड़े नहीं, स्पीकर सर है, स्पीकर सर है, वही बात आ गई। आप घोषणाओं का जुमला ना बनाए, कोई पता, सबको पता। स्पीकर सर है, आप घोषणाओं का जुमला न बनाए और नहीं सरकार का विश्वास दिखाने का काम करें। कल भी विधानसभा के एक मिनट क्वेश्चन उनका, एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनो। एक मिनट, सवाल उनका, पहले उनको तो बोलने दें। आप दे दीजिए, आप नए विधायक हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर रहम करो थोड़ा सा। स्पीकर सर, कल भी विधानसभा में बहस हो रही थी, सारे गलत काम सरकार करती है और हमारे कांग्रेस के विधायकों पर गलत इल्जाम लगाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कहे वो करें। नहीं, क्वेश्चन वो कहे वो करें, सरकार का विश्वास बना रहे। मैं ये कह रहा, अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे से लोगे या अपने आप ही प्रश्न करते रहोगे? पहले उनका तो जवाब देने दो उनको। मैं इंदुराज जी का ही जवाब दे रहा। बिल्कुल भी हमने इनकार नहीं किया, ये सही है, सत्य है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन किसी भी काम की घोषणा करना, जैसे वहां गए और जिस प्रकार लोगों ने डिमांड की, उसको उस टाइम देखते माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैनेजमेंट मुझे मिलेगी, वो प्रस्ताव देगी तो हम उसमें विचार करेंगे। मैनेजमेंट आज तक मिली नहीं। दूसरी बात है, फिजिबिलिटी चेक करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं मैं कुछ भी कह दूंगा, जो इन्वेस्टमेंट होती है, खर्च होता है, वो सरकार का खर्च होता है, सरकार उसको देखती है, उसका उपयोग कितना है। अगर उसका उपयोग हम अब भी इनकार नहीं कर रहे, अगर उपयोग है तो 100% उसको पूरा करेंगे, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने। और अगर उपयोग कम है तो फिर भी मैंने आपसे कहा है कि हम रीजनल सेंटर वहां बनाएंगे।
जवाब दिया प्रस्ताव नहीं आया। प्रस्ताव पहले आ चुका है, नहीं आया तो दोबारा दे देंगे तो क्या बना देंगे? एक चलो उन्होंने विश्वास। दूसरा सवाल, अब जवाब दिया 8 यूनिवर्सिटी पहले थी, जब अनाउंसमेंट करी क्या उस टाइम यूनिवर्सिटी नहीं थी? क्या ये सोच के नहीं की? क्या मुख्यमंत्री ने अनफिजिबल बात कह दी? इसका जवाब दे। स्पीकर भाई साहब, भी कोई इनकार नहीं किया। मैं अभी भी कह रहा कि हम कोई भी चीज है होगी तो उसको फिजिबल तो देखेंगे। आपने तो इतने टाइम सरकार चलाई तो आपको पता है कि फिजिबल तो देखेंगे, हम उसका करेंगे और हम विनोद भी आना जी, तैयार है उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। सर 1039 सर हो गया 4 सप्लीमेंट्री हो गए। उन्होंने विश्वास दिला दिया, अगर प्रस्ताव आएगा तो वो अध्यक्ष महोदय, अभी वो कह रहे नहीं आया, दोबारा भेज दो। अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार नहीं है, आज तक जितनी सरकारें रही सबकी घोषणाओं चेक कर लो, हर चीज को उसको फिजिबल देखा जाता है कि है या नहीं है। घोषणा करना फिजिबल देखती है कोई भी सरकार। आपने बहुत लंबे टाइम तक शासन कर लिया, अपना देख लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री नंबर बोलिए, नंबर 1039 सर 1039 घोषणा निकाल देंगे ऐसी जो आपने कर दी आप कर नहीं सके। से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस सड़क का मैं जिक्र कर रहा हूं ये मात्र 5 किलोमीटर की सड़क है और शहर के बीचों बीच जाती है। इसमें से 2.5 किलोमीटर ऑलरेडी 4 लेन है और 2.5 किलोमीटर की मेरी डिमांड है कि 2.5 किलोमीटर और 4 लेन कर दिया जाए। इस सड़क पे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, 3 गांव लगते हैं और वो जो गांव हैं वो या तो वहां के लोग मजदूरी करते हैं या छोटे छोटे किसान हैं। वो रोजाना अपनी सब्जी लेकर के या मजदूरी करने के लिए शहर में आते हैं। कोई साइकिल पे आता है तो कोई मोटरसाइकिल पे आता है, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया मात्र 2.5 किलोमीटर का टुकड़ा है, इसको 4 लेन कर दें तो उस इलाके के लिए बहुत बेहतर काम होगा जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है। सुधीर सिंगला जी 1071। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है जिसका कह का जवाब है। हाँ श्रीमान जी, पुराना नागरिक अस्पताल गुरुग्राम जीर्ण अवस्था में है। उपरोक्त अस्पताल को 500 बिस्तरों में अपग्रेड करते हुए पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। ख भाग का उत्तर है, निर्माण कार्य सभी आवश्यक तौर तरीकों के पूरे होने और सभी आवश्यक अनुमोदनाएं प्राप्त करने के उपरांत शुरू होगा। ये मंत्री जी, मैंने पिछले बार भी ये प्रश्न लगाया था और उसमें ये कहा था कि उन्होंने मार्च तक हम शुरू करा देंगे। ये कब तक शुरू हो जाएगा कुछ पता है? कुछ वो जो टूट जाए बिल्डिंग टूटेगी तो नहीं बनेगी। अभी बिल्डिंग ही नहीं टूटी है। अभी बताया ना कि जितनी भी जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी अप्रूवल्स हैं, उसके आने के बाद जल्दी ही काम शुरू हो जाए। कौन सी अप्रूवल है जो बाकी है, रह गई है? अप्रूवल तो लगभग सारी आ गई हैं। नहीं, अभी आई नहीं है ना, डिपार्टमेंट्स की तरफ से आई है तो नहीं आई है, तभी तो जब आएंगी जब पूरी कुछ टेंटेटिव टाइम कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, कौन जितना जल्दी हो सकेगा उतना कौन सी आ गई अप्रूवल? कौन सी अप्रूवल बाकी है? कौन सी क्या है कि आज मेरे को तो अभी दिया है इन्होंने, पैड वो नहीं आया, बाद में आपको भिजवा देंगे। रिप्लाई पूरा चाहिए। सदस्य जो पूछ रहे हैं उनका पूरा रिप्लाई चाहिए। एक आप एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अभी तक आपके पास ये जानकारी नहीं है कि कितनी सैंक्शन आ चुकी हैं, कौन कौन सी बकाया है। आप उनको कह रहे हैं कि मार्च में शुरू हो जाएगा। नहीं, अभी भिजवा देंगे। अभी मेरे को अभी दिया है, साहब देना था। श्रीमती शैली चौधरी। डबल 83। सर, आंसर लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष जी, मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी, उन्होंने 239 अभी 1 साल पूरा 1.25 साल हो चुका है, 239 सैंक्शन हुए हैं। ये कब तक तो पैसा मिलेगा और कब काम शुरू होगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। और बाकी का भी कब तक आएगा? माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पिछली बार हमारी सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट करी थी कि तमाम विधायक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 करोड़ रुपया यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके जो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हमारे पास एस्टिमेशन बन के आए थे, उसके अंदर फिजिबल जो थे
वो 2,39,00,000 और 3,000 के थे, उसको हमने सैंक्शन कर दिए। बैलेंस वर्क जैसे ही आप फाइल पे पुटअप कराएंगे उनको हम सैंक्शन कर देंगे। ठीक है अध्यक्ष जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये जल्दी से जल्दी आए। सैंक्शन तो हो जाता है लेकिन आने में बहुत समय लगता है, अभी तो यही नहीं आया। बाकी हम जल्दी भेज देंगे, उम्मीद करती हूँ कि ये जल्दी दिया जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, ये इनकी ट्रेजरी में ऑलरेडी अमाउंट पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर इसको भी एक्सपीडिशियसली लूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे 7 सदस्य ऐसे हैं जिनने अब तक अपने 5-5 करोड़ का एक भी एस्टीमेट नहीं दिया। सदस्य मान्य जो बेरी से हैं, दादरी से हैं, इसराना से हैं, नारनौल से, पंचकुला, रेवाड़ी और रोहतक। पंचकुला वेकेंट है, मगर 6 सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी जल्दी से डिमांड्स पुटअप करें तो हम वो फंड्स भी रिलीज कर देंगे। धन्यवाद है। डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज है। मान्य सदस्य पूछ रहे हैं, इसराना भी है, इसराना बिल्कुल है उन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिनने आपने अब तक डिमांड नहीं दी। आप अपने डिप्टी कमिश्नर से आप मेरे को दीजिएगा, मैं अपने डिप्टी कमिश्नर से एक बार सभी सदस्य अपने अपने डिप्टी कमिश्नर से चेक कर लेना। हाँ, असंत से जो है वो कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने चिट्ठी निकाल रखी। चिट्ठी निकली हुई थी जो कि पंचायत वर्क्स पे थी, विधायकों के वर्क्स पर नहीं थी, और वो भी रिज्यूम कर ली गई है। आज के दिन सारे डेवलपमेंट वर्क्स वापस सुचारू तौर से चल रहे हैं। बलबीर सिंह जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैरवाई तो करनी पड़ेगी ना आपको। श्री बलबीर सिंह जी। 770। आपका उत्तर कै और खे में है। माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी को और सरकार को बताना चाहता हूं कि सराणा हल्के में गांव नारा मतलोडा में गौशाला है, शिव गौशाला, उसमें लगभग 1800 गायें हैं। उनके ऊपर से बिजली की 23 मेगावाट की एक लाइन गुजरती है और तारे बहुत 33 बहुत पुरानी हैं। पोल भी उसमें है जो है लोहे के हैं। कई बार हादसे होने की वहां बातें हुई, परंतु छोटी मोटी बात से वो टल गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस गौशाला के जो दूसरी साइड है, रेलवे साइड में पंचायत की जगह है, उसमें इसको बदलने की कृपया कराई जाए। मंत्री जी, एक मंत्री जी मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि जैसे कई जगह भवनों में, चौपाड़ों में या गौशाला भी है, आश्रमों में कई जगह तार बदलने की स्थिति जो हालत जो है, उसमें पैसा भरने के लिए उन चौपाड़ों के जो बने हुए हैं उन लोगों के पास पैसा भरने के लिए नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तमाम हरियाणा में जिन मकानों के ऊपर से, भवनों के ऊपर से, ये चौपाड़ों के ऊपर से तारे जो बिजली की जाती हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा ही खर्चा भर के इन तारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करे, क्योंकि काफी जगह तो बीपीएल परिवार हैं, हालात के हिसाब से वहां मकान बनाएंगे, परंतु अब उनको पैसा भरने का जुगाड़ उनके पास नहीं है। वो पैसा उपलब्ध नहीं करा सकते सरकार को कि पैसे की वजह से उनके तार बदले जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मंत्री जी, सरकार से भी, आपसे स्पीकर साहब आपके माध्यम से, कि इन तारों से कम जो बीपीएल परिवार हैं या जो संस्थाएं हैं, उनके तार बदलने के लिए सरकार इस खर्चे को स्वयं वहन करे। मैं ये निवेदन आपसे माननीय मंत्री जी करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी बलबीर सिंह जी ने जो सवाल 1 नहीं 10 सवाल पूछ दिए, मैं 10 के जवाब दे रहा हूं। पहले तो जो आप नारा मतलोडा की बात कर रहे हैं, उस पे गौशाला के कमेटी ने पैसा जमा कराने के लिए हाँ बर्दी, उनकी सहमति आ गई, पैसा जमा कराया जाएगा, हम उसे शिफ्ट कर देंगे। मैं अगले सवाल का जवाब दे रहा हूं। दूसरा जो बता रहे हैं कि कुछ लोग पैसा भरने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए सरकार ने अब तक 109 करोड़ रुपया 48 लाख पैसा खर्च कर दिया है। जो लाल बोर्ड में आती है उनका हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहां शिफ्ट नहीं करा जा सकता,
बड़ी लाइनें हैं, या पहले लाइनें निकली बाद में नीचे प्लॉट से लोगों के मकान बन गए, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। पर ऐसा नहीं, बंद नहीं है, सारी बातें हमारी टीमें हैं, सर्वे करी जाती है, जहाँ पुरानी तारें होंगी वहाँ बदल भी रहे हैं, ये सारा काम चल रहा है। कुछ और विशेष हो तो आप मेरे नोटिस में। ठीक है मंत्री जी, गौशाला में तो पैसे कहाँ है जी? कोरोना वायरस की उसके वजह से दान भी कम आए जी, चंदा नहीं इकट्ठा हो पाया, गौशाला में तो पैसे की कमी है जी। कृपया करके इसको आप अपने द्वारा ही करा दे जी, बड़ी मेहरबानी आपकी मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मैं एक मिनट इन्होंने जो करा है पहले ही ऑलरेडी उनकी सहमति आ गई, बाकी ये जानना चाह रहे हैं तो मैं आपसे बता दूं। इन्होंने तो धन्यवाद भी कर दिया आपका। श्री नीरज शर्मा जी। क्या? हाँ श्रीमान जी, प्रदूषण को कम करने के लिए और क्षेत्र को हॉटस्पॉट को साफ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा बयान में दिया गया है। खैर, हाँ श्रीमान जी, नगर निगम फरीदाबाद ने क्षेत्र से ठोस अपशिष्ट को हटा दिया है और नगर निगम प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र की सफाई कर रहा है और ठोस अपशिष्ट का इकट्ठा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और मैंने एक पर्टिकुलर रोड का क्वेश्चन लगाया है, एयरफोर्स रोड, 60 फुट रोड। शायद जवाब देने से पहले ढंग से पढ़ा भी नहीं गया है और बयान में पूरे फरीदाबाद की चर्चा की है। मैं मंत्री जी ये पूछना चाह रहा हूं कि सिर्फ इस एयरफोर्स रोड के लिए क्या एक भी कदम सरकार ने उठाया है प्रदूषण कम करने के लिए? और आपके पास नहीं है तो मैं आपको सुझाव भी दे सकता हूं कि जिससे प्रदूषण कम हो। जिस रोड की बात आपने कही उस पे हमने 40 सफाई कर्मचारी लगाए और उस पे 5 हमने रिक्शा लगाए, एक बुल मशीन लगाई, एक जेसीबी लगाई और 5 कूड़ा उठाने वाले व्हीकल लगाए और 10 मोटर वाहन युक्त हेल्पर लगाए। मंत्री जी, ये आज सुबह की फोटो है। कल प्रश्न भी था मेरा, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि इस रोड पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मैंने पार्क का प्रपोजल दिया, पार्क नहीं बना सकते, वहां पेड़ लगा दीजिए। और ये सड़क मेरी नहीं है, तीनों विधानसभा की टच है और ये मेरा कागज नहीं है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कागज है। आप इसकी गंभीरता समझिए कि मैं वायु प्रदूषण की बात कर रहा हूं कि एयर के अंदर प्रदूषण कितना है, कैंसर कितना बनेगा। मैं आपसे सिर्फ अंतिम बार एक बात कह रहा हूं, कुछ ये मेरे सुझाव हैं और सरकार मुझे आश्वासन दे, क्योंकि एक तो इस पे हवाई अड्डा है, देश की सुरक्षा से बड़ी, सैनिकों से बड़ी कोई चीज नहीं है, उनके स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ रहा है। सबसे पहला, ये जो हमारा 60 फुट रोड पे डिस्पोजल है, इसकी क्षमता बढ़ाई जाए। आधे समय ये खराब रहता है जिससे सीवरेज इकट्ठा ना हो। दूसरा, इसी रोड पे शमशान घाट है, वहां बिजली से जो क्रिमिनेशन होता है उसकी मशीनें बंद पड़ी हैं, उनको आप चालू करा दें, कम से कम कुछ प्रदूषण कम करें। जो भी लोग लक्कड़ की जगह बिजली से क्रिमिनेशन करना चालू करते हो। तीसरा, सब्जी मंडी के साथ जमीन खाली पड़ी है, उस जमीन पे आप पेड़ लगाएं या पार्क बनाएं। चौथा, नवादा भाकरी, इस एरिया में एल्युमिनियम की भट्टियां, रबड़ की फैक्ट्रियां, गैस के चूल्हे की ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हैं कि जहां से सबसे ज्यादा प्रदूषण निकलता है, उस प्रदूषण से कैंसर होता है। या तो वो फैक्ट्री बंद कराई जाए या कहीं और शिफ्ट कराई जाए, नहीं तो वो प्रदूषण रोकने के यंत्र लगाएं। और सबसे अहम मुद्दा में माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला, हमारे यहाँ 100 मीटर में ना सीवरेज है ना उसकी सफाई होती है। गुड़गांव नगर निगम में पीने का पानी और सीवरेज मिलता है। ये 2 चीजें 100 मीटर के एरिया में डाली जाएं जिससे इस सड़क से प्रदूषण कम हो। तीसरा, 11/313 सीएम अनाउंसमेंट था, 8 करोड़ रुपया ग्रीन बेल्ट इस प्रदूषण को कम करने के लिए गया था, जिसकी भी सदन में झूठी रिपोर्ट मिली कि जी जांच जारी है और मेरे को जांच दे रखी है। चौथा, इस एयरफोर्स रोड को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। मैं सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट से मिल लिया, हरियाणा सरकार ने प्रपोजल भी दिया है, उसको फाइनल किया जाए। और सबसे अंतिम बात, जो अंत्योदय की बात होती है, अंतिम छोर तक पहुंचने की होती है, चंडीगढ़ में बैठ के एयर कंडीशनड में लोगों को सुख नहीं मिलेगा
ये मंत्री जी हंसने की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस है। चीफ सेक्रेटरी हर बार मीटिंग लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इस सदन में मुझे विश्वास दिया जाए, इस सड़क पे मौके पे हर 3 महीने में एक बार चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर की मीटिंग हो, प्रदूषण अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ हर 10वां आदमी कैंसर से मर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री दुड़ाराम जी। सर, इनका आश्वासन को जवाब तो ले लें जी, कोई चीजें बताइए। इन्होंने तो जिले की जानकारी आपको दे दूं, जिला प्रशासन और सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा नियमित रूप से कूड़ा करकट ठोस अपशिष्ट की सफाई की जा रही है और GRAP के तहत जारी किए निर्देशों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया गया है। ऑनलाइन निगरानी के लिए फरीदाबाद जिले के 101 इकाइयों ने लगा लिया है, जिसका ऑनलाइन डेटा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। वायु गुणवत्ता की निगरानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित 5 निरंतर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों CAAQMS के माध्यम से की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी और ईंट भट्ठा ने जिगजाग प्रौद्योगिकी परिवर्तन नहीं किया, उन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल के उत्सर्जन, अन्य कचरे को जलाने से रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। और जो भी सुझाव अभी माननीय सदस्य ने दिए वो अगर लिखित में मुझे दे देंगे तो मैं अभी उन पे भी उस पर भी विचार करेंगे। और पेड़ लगाने वाली बात कही है तो पेड़ लगाने वाली तो मेरी जिम्मे है, ये तो मैं आप दियो, मैं पेड़। मंत्री जी बस आखिरी बात कह रहा हूँ, सबके प्रश्न आने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा रोड का प्रश्न था, आप जिले का जवाब दे रहे हो, मैं पूरे जिले की बात नहीं कर रहा। आप सिर्फ इतना आश्वासन दे दो, हर 3 महीने में चीफ सेक्रेटरी लेवल का अफसर वहां मौके पे जाएगा, जनता को सुख मिल जाएगा। ये छोटी सी डिमांड मांग रहा हूँ। मीटिंगें हो रही है, चीफ सेक्रेटरी खुद करते हैं, मैं तो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अफसर मांग रहा हूँ। उसका निराकरण होना चाहिए, चाहे कोई भी ऑफिसर जाए उसमें पॉल्यूशन का कोई भी अधिकारी उसको जाके चेक करेगा, अगर वहां इस प्रकार की गड़बड़ है तो उसको और सख्ताई के साथ उसमें कार्रवाई। हर 3 महीने में जाएंगे। भाई 933 जी मंत्री जी 933 शिक्षा मंत्री जी। हाँ जी। क्या नहीं श्रीमान जी? भी नहीं है मंत्री जी, जिला हेडक्वार्टर पर कोई कॉलेज नहीं है हमारे, हम जगह देने को तैयार हैं आपको, कृपा करके वहां कॉलेज बनाया जाए। फतेहाबाद में MM कॉलेज के नाम से कॉलेज चल रहा है। ये प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। जिला हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट कॉलेज होना जरूरी है, हम जगह देने को तैयार हैं आपको। चलो आप जगह दो तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री बिशनलाल सैनी जी। स्पीकर सर 922 ये क्योंकि सारे मेंबर यही कहेंगे, फिर इसमें जो स्टूडेंट हैं वो 3349 हैं, इसलिए इस पे एक दूसरा कॉलेज खोलने पे विचार किया। थैंक यू। 500 वाले बिशनलाल सैनी जी। स्पीकर सर 922 अध्यक्ष जी, हमारे विधायक महोदय ने ये प्रश्न उठाया है कि जो अपने रादौर विधानसभा से नहीं श्रीमान जी, अतः प्रश्न इस भाग का सवाल ही नहीं उठता। खे नहीं श्रीमान जी, अतः प्रश्न इस भाग का सवाल ही नहीं उठता। स्पीकर सर, मैं भी अच्छी तरह से समझता हूं कि खनन से सरकार के खजाने में अच्छा पैसा आता है। खनन रोकने की कोई मेरी मंशा नहीं है, खनन होना चाहिए, सरकार को पैसे मिलने चाहिए। लेकिन जब किसी भी खनन का ठेका दिया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ शर्तें भी होती होंगी। कितने एरिया में एक ठेकेदार खनन करेगा, कितनी गहराई तक करेगा। मेरा इस बात को लेकर के थोड़ा ऐतराज है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। नंबर 1 तो ये है कि सरकार इसकी जांच करे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसी एरिया के अंदर खनन हो रहा है, उससे बाहर हो रहा है। और नंबर 2 कि वो कितनी गहराई तक हो रहा है, क्या वहां तक अलाउड है जहां तक वो कर रहे हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो सरकारों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा
जो वहां पर ठोकरें लगाई गई एक बाढ़ की रोकथाम के लिए, ताकि भूमि का कटाव ना हो और जमीन जमुना के अंदर ना जाए, क्या उसका वहां पर पालन किया जा रहा या नहीं, या उन ठोकरों को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा ठेकेदारों के द्वारा? इसकी जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये बताया जाए। अध्यक्ष जी, रादौर विधानसभा है, इसमें 7 माइंस हैं और 7 माइंस में से 2019 में एक क्षेत्र से बाहर एक माइनिंग चल रही थी। 2019 में 4 करोड़ 80 लाख रुपए उस पर हमने पेनल्टी लगाई है और उसकी पेनल्टी सरकार के पास आ रही है माइनिंग महकमे में, और टोटल यमुनानगर में 22 माइनिंग चल रही हैं। 4 माइनिंग ऑक्शन में है और 5 माइनिंग जहां एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है। और जो विधायक जी ने क्वेश्चन उठाया कि भाई वहां पे जो माइनिंग क्षेत्र से बाहर करते हैं, मैंने सारी रिपोर्ट मंगाई है कि जो एरिया जो क्षेत्र पर जहां पे माइनिंग की बाउंड्री होती है वो रिपोर्ट ही मैंने मंगाई है। और विधायक जी मुझे बताएं कोई इस तरह की बात है तो हमारी टीम है, हम भेजेंगे। मैं विधायक जी को एक जानकारी और देना चाहता हूं कि अब तक के इतिहास में यमुनानगर से अगर माइनिंग 2020-21 में 205 करोड़ रुपए 9 लाख रुपए 20-21 में आए, और मैं बात करूं 2014-15 में 2 करोड़ 52 लाख रुपए, 2015-16 की बात करूं 2 करोड़ 98 लाख रुपए, 2016-17 की बात करूं 26 करोड़ 70 लाख रुपए, 2017-18 की बात करूं 126 करोड़ 46 लाख रुपए, 2018 और 19 की बात करूं 1 करोड़ 25 लाख 11 लाख रुपए, और 2019-20 में 1 लाख 41, और 2020-21 में 205 करोड़ 9 लाख रुपए रेवेन्यू हमें कलेक्शन हुआ है। और अभी तो बाकी है, अभी 2 महीना बाकी है, और सारे पूरे इसमें रिकॉर्ड की जो और मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि 2015 में टोटल हरियाणा का रेवेन्यू आया 87 करोड़ 39 लाख रुपए, 2012-13 में आया 75 करोड़ 2 लाख रुपए, 2013-14 में आया 81 करोड़ 52 लाख रुपए, 2015-16 में आया 265 करोड़ 42 लाख रुपए, 2016-17-18 में आया 712 करोड़ 87 लाख रुपए, और 2019-20 में 702 करोड़ रुपए, और 2020 और 21 में आया आज तक 925 करोड़ रुपए हमें रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ है कि हमने चोरियों को बंद करा है, और हमने बहुत सी साइटों पे जहां अवैध माइनिंग होती थी, रादौर विधानसभा की जो थी, हमने उसको करा। और विधायक जी बताएं, कोई भी इस तरह की हरियाणा में सारे साथी बैठे हैं, कहीं अवैध माइनिंग हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अपनी कमेटी की टीम साथ लेके जाएंगे। आप बताएं। स्पीकर सर, मेरा ख्याल है सैनी साहब, स्पीकर सर, उन्होंने एश्योर कर दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी या मेरी छोटी सी बात मेरी रह रही है। स्पीकर सर, मंत्री जी ने कहा भी इतना इतना करके खजाने में आया है, उससे तो मेरा कोई इतराज नहीं है, आया है। लेकिन जिस प्रकार से वहां यमुना नदी का जो बहरी है, उसका जो बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने, नहीं, उसके लिए आप लिख करके दीजिए। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कराएंगे, कोई एक्शन लेंगे। स्पीकर सर, मैं उसी बात कह रहा हूं कि हम बार बार प्रशासन को, लोकल प्रशासन को, इरिगेशन वालों को बार बार कंप्लेंट करते हैं। वहां पर लोकल में वो लोग तो ऐसे हैं कि नदी का जो नेचुरल प्रवाह है, जो पानी बहता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं आगे खड़े करके। आप लिख करके दीजिए, मंत्री जी ने कहा उसकी जांच कराएंगे। लिख करके वहां पर आंदोलन भी आप विधायक जी लिख के दीजिए, आप सीधे मंत्री जी को चलेंगे, लिख करके दे देंगे। वो 2-4 दिन के लिए बंद होते हैं, दोबारा फिर वही हाल शुरू हो जाता है। देखिए, आप सीधे मंत्री जी देते हैं, फिर वही हाल शुरू हो जाता है। हो गया। श्री अमरजीत डांडा जी, अमरजीत डांडा जी नहीं आए। श्री शमशेर सिंह गोगी जी,
अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर है हाँ श्रीमान जी। राजकीय पशु अस्पताल असम जिला करनाल के भवन निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है और यह पशु अस्पताल 31 मार्च 2022 तक निर्मित होने की संभावना है। जनाब, ये असंध बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पे एसडीओ की भी पोस्ट है, डॉक्टर की भी पोस्ट है। ना तो डॉक्टर है ना एसडीओ, कुछ नहीं है। और इसको खराब हुए कितने दिन हो गए, मंत्री जी ने कह दिया 22 मार्च तक पूरा हो जाएगा। शुरू कब होगा? जब शुरू होगा तभी तो पूरा होगा। शुरू होने की बात बताओ ना, कब होगा? आपको पूरा होने का 1 साल टाइम दिया है। अगले साल मैं फिर आऊंगा। मंत्री जी जाना कहीं नहीं है, चिंता ना करो, आपका हॉस्पिटल बन जाएगा। मैंने कंप्लीशन की डेट दे दी 31 मार्च 2022। ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं भी सीधा कंप्लीशन हो जाए। ये बाई एयर दिल्ली जाने की जुगाड़ कहाँ है? बाई रोड जाना। हम काम जो है कंप्लीशन की डेट दे के करवाते हैं, तेज गति से काम कराते हैं। आपके वक्त में शुरू होते थे, पूरे होते ही नहीं थे। हम खत्म होने की डेट आपको दे रहे हैं, भी हो जाएगा। शुरू करने की आप चिंता ना करिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, वहां पे डॉक्टर भी भेज दो, बहुत बड़ा एरिया है। और हम भी सरकार के रेवेन्यू में कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं। संघ से अगर कांग्रेस जीतगी तो क्या बुराई होगी भाई। तो एक बात और है, एक क्लिनिकल लैब बन रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट की है। करनाल के अंदर ऑलरेडी एक क्लिनिकल लैब है। अगर आप असंध में जगह भी है, अगर वो लैब आप वहां बनाते हैं तो उससे कैथल जींद का जो दूर दूर का एरिया है उनको करनाल जाने की बजाय नजदीक से ही सुविधा प्राप्त होगी। करनाल की बजाय उसको असंध में बनाया जाए। आपका यह हॉस्पिटल बन जाए, उसके बाद जो आपकी दूसरी डिमांड है इस पर विचार करेंगे। करनाल का आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? आपके लिए अलग से प्रावधान कर देंगे। नहीं, करनाल में उचाना में ऑलरेडी एक लैब है। वहां 2 लैब बनाने की बजाय अगर एक संध में बना दी जाए तो ये तो मंजूर हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने तो सिर्फ श्रेय लेना है। श्रीमती आप में आदत नहीं। श्रीमती 987 टेक्निकल एजुकेशन। अभी चलो देख लिये, आ जाते हैं बाद में आते हैं। श्री ईश्वर सिंह एमएलए। श्री ईश्वर सिंह जी। सर 871 सर 871 परिवहन मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी ने जो बस स्टैंड की डिमांड करी है, पर मैं हालांकि बस स्टैंड है जो जहां का जो अपने जहां के बस स्टैंड है ये बिल्कुल वैसे तो ठीक है और कैथल मार्ग पे है। 30 किलोमीटर कैथल से 30 किलोमीटर, पटियाला से 41 किलोमीटर दूरी पे है। और चीका का जो बस अड्डा है ये कैथल बस स्टैंड के अंदर आता है। और विधायक जी का ये कहना है जो बस स्टैंड है वो रोड से 1.5 किलोमीटर भीतर है, वहां बसें नहीं जाती, बाईपास से बस लेके चली जाती है। जो विधायक जी का सीधा सीधा कहना है कि लोग सवारी रोड से बैठती हैं, भीतर नहीं जा पाती, बाजार के कारण है। पर विधायक जी ने प्रपोजल दिया, जगह भी दी है हमें। उन्हें ये बताया सरकारी जमीन है जहां पे बन सकता है, जहां पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बना हुआ है। एक दूसरा वहां पे कोई मजार भी है, वहां पे कब्जा है सरकारी जमीन पर। उसे करके जो भी बस स्टैंड हो, हमने 42 लाख रुपए उसके ठीक कर, दूसरे उसके 20,88,000 रुपए हमने जो स्वीकृति दे रखी है, उस जगह को खाली करा के हम बस स्टैंड बना देंगे जहां पे आपने कहा है उसको बना देंगे। स्पीकर सर, 5 एकड़ जमीन सरकार की है, एक्वायर नहीं करनी। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से प्रार्थना है कि जमीन एक्वायर नहीं करनी, 5 एकड़ जमीन सरकार की है। मैं मुख्यमंत्री जी के सामने भी आज इनसे खाली करनी पड़ेगी। उनका कहना है कि एनक्रोच हुआ हुआ, अनऑथराइज जो है ना, एक किसी ने वैसे कब्जा कर लिया। सरकार की जमीन पर तो कब्जा हो ही नहीं सकता, वो तो कल हो जाएगी खाली। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि वो बस स्टैंड की जो दायरे आते हैं, बस अड्डा जो है ना कैथल का नहीं है, इन्होंने जैसे कहा वो चीके का है। सर मंत्री जी, चीका कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है
कैथल का नहीं, चीके का बस कैथल अड्डा रोड पे कहा उन्होंने। कैथल रोड पे है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि उसके अंदर कोई अड़चन तो नहीं है, सिर्फ एक किसी ने खोखे रख दिए और अनऑथराइज एक जो है ना कमरा बना दिया, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं। वो तो आज डीसीओ को सवेरे गिर जाएगा, उसमें कोई रजिस्ट्री थोड़ी कराई है, उसकी कोई मलकीत थोड़ी बनाई है उसने। अध्यक्ष जी, जो विधायक जी ने कहा हम कर देंगे, जो भी इनका बना देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। नहीं बैठिए जी, ये चीका का कोई है तो बताइए। ये तो ना हिसार के बस स्टैंड की नहीं, ऐसा तो पूरे। हाँ जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, आप अपना क्वेश्चन अलग से लगाइए। 987 The university has taken over the possession of the land from Municipal Corporation Faridabad in January 2021. Thereafter, the university has applied for NOC from the Forest Department, which is awaited. After receipt of the said NOC, action for commencement of construction will be initiated. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी का बहुत सारा काम हो चुका है, सिर्फ एक फॉरेस्ट की एनओसी चाहिए, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित। महोदय, देखिए कल पूरा हाउस सुन रहा था, जो मैंने कल कही थी आज भी वही बात है। आप जब ये कहने में उकसाने वाली बात है, हमारे कहा हमारा कोई विधायक नहीं उकसाया और ना उकसाएंगे, ये बात कही थी हमारी पार्टी। देख लो हमारी विधायक श्री रामकरण काला जी, हेलो, बैठ जाइए बैठ जाइए। एक मिनट, असीम जी बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। बलवीर जी, रामकरण काला जी हाँ जी हाँ जी। स्पीकर महोदय सर, एक मिनट जी। स्पीकर महोदय सर, आपसे रिक्वेस्ट है जी, हमारा जो काला टेंशन आपका मैंने कमेंट्स के लिए भेजा हुआ है, कमेंट्स के लिए काला टेंशन भेजा महोदय सर 48 घंटे के अंदर। आप एक मिनट सुनो जी, आप बैठ जाओ 1 मिनट बैठ जाओ जी, 1 मिनट बैठ जाओ। मैं हेलो स्पीकर महोदय सर, हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, हमारे जो ट्रक का सीट पर खड़े होकर सीट बता दिया मैंने उनका। हाँ जी, हमारे जो ट्रक है और शाहबाद से कुरुक्षेत्र पास हो जाएगा और शाहबाद पास होने चाहिए। यहाँ कौन सी जो ट्रक यूनियन के जो ट्रक है, चाहे कार है चाहे मोटरसाइकिल है, और शाहबाद पास होने चाहिए, कुरुक्षेत्र पास होने जाओ, बहुत दिक्कत है उसमें। दूसरा हमारा एक सवाल था, पहले मंजी साहब गुरुद्वारे से लेकर रामनगर तक पूरा सड़क बनागी। हमारा तीसरा जो बस स्टैंड के सामने पब्लिक को बहुत दिक्कत आती है, तो वहां अंडरपास होना चाहिए। दूसरा हमारा एक मैं तालाब की बात करूंगा, जितने भी तालाब हैं हरियाणा के अंदर, तालाब जो है उनकी खुदाई होनी चाहिए और उनकी 4 द्वारी होनी चाहिए तालाबों की, ताकि पाइपलाइन दबका जो जिम्मेदार ना किसी ने लोड पड़ा पानी की अंडरग्राउंड पाइप दबका, उसके 2 बनाएगा, उसके पानी की सफाई कराएगा और दूर खेत में जा सका, ताकि एक बारी मशीन से खुदाई हो जा, जो जो पानी है ओवरफ्लो रहा, वो पानी सड़क नहीं खराब होने, गलियां नहीं खराब होने की खुदाई करवाएगा मशीन से, और उसकी 4 द्वारी होगा, उसके पाइपलाइन दबाई जाए। सारे जितने भी हरियाणा के अंदर जोड़ है तालाब है, सबकी एक बार ये होनी चाहिए, जरूरी है। दूसरा हमारा जो लाडवा रोड है 4 लाइनिंग होना चाहिए, उस पर बहुत, एक तो सुगर मिल है उसके पास और बहुत ट्रैफिक उसके पास है, 4 लाइनिंग होनी चाहिए जो लिस्ट दीजिए वो कहां। दूसरा हमारा जो चंडीगढ़ से, अंबाड़े से चंडीगढ़ रोड है 6 लाइन होनी चाहिए,
यही बहुत ही मतलब इस बार बहुत दिक्कत है। ट्रैफिक बहुत ही 6 लाइन होनी चाहिए अम्बाड़े से चंडीगढ़ आ रहा है रोड। तो ये 2 चीज काम बाकी मैं लिखित में दे दूंगा। और ये हमारे जो काम है जरूरी होने चाहिए। हमारा ट्रक जो पास होने के लिए जाता है कुरुक्षेत्र जाना पड़ा उसको, चाहे कार है, चाहे ट्रक है, चाहे बस है, ये हमारा शाहबादी पास होना चाहिए। दूसरा हमारा जो झुंगी झूपड़ी वाले बैठे, चाहे 100 बैठे चाहे 200 बैठे, हर शहर में बैठे, उनके लिए प्लाट काट कर दिए जाए, चाहे कमेटी कटाओ चाहे उसे सरकार काट कर दे। उनको पंचायती सरकारी जमीन में बैठे, उनको सरकारी जमीन से उनको खरीद कर उनको प्लाट दिए जाने चाहिए। जिसके पास प्लाट नहीं उनको प्लाट मिलने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरे काम है, बाकी मैं लिखित में दे दूंगा सारे, ये काम मेरे होने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय सदस्यों से निवेदन है, सम्मानीय सदस्यों से, कि ऐसे कुछ विधायक हैं जो अभी तक राज्यपाल जी के अभिभाषण पर या बजट के ऊपर वो नहीं बोल पाए हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले हर विधायक कम से कम एक बार जरूर बोले। तो इस दृष्टि से नहीं, जो मैं पहले उनको दे दूं ना, फिर बाद में श्री धर्म सिंह छोकर जी। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कोई नहीं, हमने ऑफिसर्स को अपने आप नोट करेंगे, उनकी जिम्मेवारी है। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 2021-22 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी भी वही हैं, बजट रखा। जो बजट आज सरकार के, आज पूरी जनता, किसान, व्यापारी, कर्मचारी और जनता के हित में नहीं है, ये सबको पता है। बजट पेश भी हुआ, बजट पास भी हुआ। मैं कहना चाहूंगा, बजट पर काफी चर्चाएं हुई, आंकड़े भी बताए गए, होगा पास तो होगा। बजट आंकड़े बताए गए, जमा घटा की गई। मैं कहना चाहूंगा, बजट में जितना प्रावधान हर क्षेत्र में दिया गया, उस क्षेत्र को जो पैसा जिस हेड में दिया गया, उस पैसे को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। चाहे हमारी सरकारी परियोजना हमारी कांग्रेस की सरकार की हो या इस सरकार की हो, जो विकास परियोजना अधूरी पड़ी हैं, उन परियोजना को प्रायोरिटी पर आगे बढ़ाया जाए और आगे दौड़ और पीछे चोट वाला काम ना किया जाए। इसके मेरे पास कई उदाहरण हैं। हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जो मुख्यमंत्री थे हमारी सरकार में, एक हथवाड़ा बिलासपुर कुर्डी नांगला पुल मंजूर किया था, उसकी नींव रखी गई थी। आज वो उसको 8 साल हो चुके हैं। आगे घोषणा की जाती है, जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे किसी भी एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, पावर में हो, कृषि के हो, उनको अधूरे को पूरा किया जाए। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं। जैसे आप अपना इसमें हॉस्पिटल की, मैं हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात करना चाहूंगा। एजुकेशन में अब जैसे अब कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। हमारे हुड्डा सरकार में 10 यूनिवर्सिटियां बनाई गई और अब घोषणा की जाती है। जैसे मैं देख रहा था, हमारे बड़ौदा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, हम उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन आज वो घोषणा बन के रहेगी, क्योंकि यहां कांग्रेस का विधायक बन गया। ये भेदभाव ना रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री कहते हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, कॉलेजेस की बात है, अब कॉलेज नए खोले जाते हैं। अब कॉलेजेस में सुविधा नहीं है, लेक्चरर नहीं है,
कोई साधन, कोई भी उनमें सुविधा नहीं है। अब आगे जितने भी कॉलेज एडेड हैं 95% गवर्नमेंट एड कर देती है। जैसे मैंने